हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान और वर्कशीट नंबर 64 जो कि आपका 10 दिसंबर 2020 के लिए है। तो आज आपका फ्रांसीसी क्रांति जो चैप्टर है उसका रिवीजन है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस आप देख लीजिए। पहला, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? फ्रांसीसी क्रांति में योगदान देने वाले किन्हीं दो दार्शनिक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उसके बाद है, ओलंप द गुंज कौन थे? रोबेस्पियर के शासनकाल को आतंक का राज क्यों कहा जाता है? और फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था? फ्रांस के 3 स्टेट्स का संक्षिप्त परिचय यानी वर्णन कीजिए। दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति का क्या महत्व है और फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, लुई 16वां के राज्य आरोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी और फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन क्या था? और 11th है, सौ कुलौत कौन थे? और राजतंत्र और गणतंत्र सरकार में क्या प्रमुख अंतर है? और 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की क्या स्थिति थी? इसका अंत किस प्रकार हुआ? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लुई 16वां के अंत के बाद फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र कब और किस प्रकार बना? और 15 क्वेश्चन है, फ्रांस की राजनीतिक में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका थी? आइए इस सभी क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं प्रॉपर वे में। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो जेकोबिन क्लब के सदस्य छोटे तबके के लोग थे, जो जैसे कारीगर, दुकानदार, विद्यार्थी, मध्यवर्गीय, किसान, शिक्षक और आम जनता शामिल थे। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। और इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आप लोगों के लिए वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड अभी मैंने बताया था, जो फ्रांसीसी क्रांति में योगदान देने वाले किन्हीं दो दार्शनिक के संक्षिप्त परिचय दीजिए, यानी मैंने क्वेश्चन पढ़ा था। तो मॉन्टेस्क्यू एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्होंने अपनी किताब द रिपब्लिक ऑफ लॉज में लिखा है कि राज्य सरकार निरंकुश सरकार है, क्योंकि फ्रांस में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायपालिका संबंधी सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति अर्थात राजा के हाथों में केंद्रित है। इसीलिए फ्रांस की जनता को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर, अब रूसो, दो दार्शनिक की बात करना था ना, तो एक रूसो का अब है। ठीक है, रूसो ने अपनी बुक एमिली सोशल कॉन्ट्रैक्ट सोनी के माध्यम से मनुष्य की स्वतंत्रता की बात की है। उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हुए भी सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है और इन जंजीरों से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि हम प्राकृतिक आदिम व्यवस्था की ओर लौटे। और उन्होंने कहा कि सामूहिक इच्छा से बने राज्य का यह सर्वोपरि मानते हुए इस कार्य को संचालित करें। अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओलंपस द गुंज कौन थी? तो ओलंप की द गुंज क्रांतिकारी, यहाँ क्रांतिकारी लिख देंगे दोस्तों, क्रांतिकारी, फ्रांस की क्रांतिकारी, फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिला में सबसे प्रमुख थी। इन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया था, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकार से वंचित रखा था। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, रोबेस्पियर की शासन काल को आतंकवाद क्यों कहा जाता है? आतंकवाद का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि रोबेस्पियर नियंत्रण एवं सजा की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी दुश्मन थे, कुलीन एवं पादरी, दूसरे राजनीतिक दलों के सदस्य, सभी को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। उन्हें न्यायालय में दोषी पाया तो गिलोटीन कर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया। अर्थात गिलोटीन क्या होता है दोस्तों? क्या करते थे, जो गैस चेम्बर में डाल देते थे, जैसे रूम के अंदर गैस भर दिया उसके अंदर डाल देते थे और लोगों को दम घुट करके मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, उसको बहुत हानि पहुंचाते, बहुत नुकसान पहुंचाते थे, बहुत अधिक मारते पीटते थे। ठीक है, जहर वगैरह खिला देते थे। अब क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
ज़्यादातर महिलाएं सिलाई बुनाई कपड़े की धुलाई किया करती थी, बाजारों में फूल फल बेचा करती थी। मात्र कुलीन वर्ग की लड़कियां ही कॉन्वेंट में अध्ययन कर पाती थी, यानी अपर वर्ग की लड़कियां ही कॉन्वेंट में अध्ययन कर पाती थी। इसके पश्चात उनकी शादी कर दी जाती थी और कामकाजी औरतों को अपने परिवार में पालन पोषण करना होता था और खाना पकाना, बच्चों की देखभाल करना और पाव रोटी लाना था। सॉरी दोस्तों, अगर बेसिकली कहे तो महिलाएं चार दीवारी के अंदर ही बंद रहती थी। ठीक है, चार दीवारी के अंदर रहती थी। ठीक है, ये आप पॉइंट मेन कर देंगे, ये भी पॉइंट इसमें मेंशन कर देंगे। चार दीवारी के अंदर जैसे कोई अधिकार नहीं था, वो बाहर नहीं जा सकते, उसको समाज में कोई मतलब बोलने का अधिकार नहीं था, राइट नहीं था। ठीक है, ये सब भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, फ्रांस के 3 स्टेटस का वर्णन की, संक्षिप्त वर्णन की। प्रथम स्टेटस में पादरी आते थे, द्वितीय में कुलीन और तृतीय में बड़े व्यवसाय व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, और छोटे किसान, भूमिहार, मजदूर और नौकर। क्वेश्चन नंबर 7 है, दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति का क्या महत्व है? सबसे पहले फ्रांस में ही राजतंत्र के खिलाफ आवाज उठाई गई। इसके बाद यह पूरे यूरोप में क्रांति फैल गई। जितने भी निरंकुश राजा थे उन्हें हटाया गया, कई सारे आंदोलन किए गए, जगह जगह पर क्लब बनाए गए, क्रांति रंग लाई और राजतंत्र स्थापित हो पाया। इसके बाद पूरी दुनिया फ्रांस की देखा देखी आंदोलन करने लगे और विश्व में भी इस तरह के राजतंत्र का विरोध होने लगा। क्वेश्चन नंबर आप 8 देख रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो सामाजिक कारण। फ्रांस में 3 स्टेटस बांटे गए थे, जिनमें से 94% यानी 94% तृतीय स्टेट में आते थे, जिसकी अधिकारों की अनदेखी हुई। और राजनीतिक कारण, देश में भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न तरह के कानून लागू थे। और आर्थिक कारण, राज्य की क्या कर व्यवस्था असमानता और पक्षपात के सिद्धांत पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 9 है, लुई 16वां के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो लुई 16वां के राज्यारोहण के समय राजकोष खाली था और युद्ध के चलते फ्रांस के सारे वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे और बड़े महल और राज दरबार की शान और शौकत को कायम रखने की फिजूलखर्ची का बोझ भी था। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रांस के डायरेक्टरी का शासन क्या था? तो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के समृद्ध वर्ग के पास सत्ता वापस आ गई और नया संविधान लागू करवाया गया। इस संविधान में 2 चुनौतियां चुनी हो गई विधान परिषद की व्यवस्था थी। इन परिषदों द्वारा 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया और डायरेक्टरी के लोग लायक नहीं थे और भ्रष्टाचारी थे, वह आमतौर पर लड़ते रहते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, शौकुलांत कौन थे? तो शौकुलांत जैकोबिन को कहा जाता था। इसका अर्थ है बिना घुटने वाले। जैकोबिन के लोग धारीदार लंबी पतलून पहनते थे। यह उन्हीं कुलीनों के खुद को अलग करने के लिए किया गया था। और शौकुलांत मर्द लाल रंग की टोपी धारण करते थे, जो आज़ादी का प्रतीक था। यहाँ लिखेंगे आज़ादी का प्रतीक था। राजतंत्र और गणतंत्र सरकार में क्या अंतर है? प्रमुख अंतर है। तो राजतंत्र सरकार में महाराजाओं द्वारा शासन किया जाता है, जिसमें लोगों का कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता, जबकि गणतंत्र सरकार सत्ता में लोगों के हाथ में था और लोगों को पूरा अधिकार था कि वह अपने प्रतिनिधि चुन सके और निर्णय में खुद की मंजूरी भी दे सके। क्वेश्चन नंबर 13 है, 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की क्या स्थिति थी? इसका अंत किस प्रकार हुआ? तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस में दास प्रथा रही और नेशनल असेंबली में काफ़ी लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेश में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किया जाए, यानी कि जितने भी दास हैं उनको आज़ादी दे दी जाए। और दास प्रथा का उन्मूलन 1848 यानी 1848 में हुआ।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे, और कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको इस तरह के वर्कशीट बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, और करता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 14, लुई 16 के अंत के बाद फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र कब और किस प्रकार बना? लुई 16 के अंत के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र डायरेक्टरी के शासन के अंत के बाद 1799 नेपोलियन द्वारा हुआ। डायरेक्टरी के शासन को खत्म करने के बाद नेपोलियन फ्रांस का राजा बन गया और शासन की समस्त शक्तियाँ उसके हाथ में आ गई। एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट है, फ्रांस की राजनीतिक में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका को लिखे। तो नेपोलियन ने 1799 में फ्रांस का राजा बन गया। इसके बाद उसने संपूर्ण पश्चिमी यूरोप पर विजय हासिल कर ली और नेपोलियन संहिता लागू करवाई, जिसमें जनता के लिए नए कानून करवाए। नेपोलियन को गरीब लोगों तथा मध्यम लोगों का समर्थन मिला और नेपोलियन ने फ्रांस की सीमा को काफ़ी आगे तक बढ़ाया। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।